लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 1। तो इस यूनिट नंबर 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। कोशिश करेंगे अगले 8 से 10 मिनट के अंदर इसकी पूरी की पूरी क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। देन लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। मैंने आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करवाया और मैंने आपको ये बताया कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जन्मदिन आता है इसका 1 जुलाई 1930 को पूरे के पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है धारा 370 के हटने के बाद। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 7। ऑल वेल। और अब ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सेपरेट किया गया और 1963 तक इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नाम के आगे एक वर्ड लिखा होता था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन वर्ड को हटा दिया गया। ऑल वेल। टोटल 4 हमें यहां पर यूनिट पढ़ने हैं जिसमें एक नंबर ऑफ यूनिट प्रॉपर हम लोगों ने कर लिया है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 ये कहता है कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक बार इसको देख लो। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मनी और एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर, बट गुड्स इंक्लूड्स शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज which are forming part of the land and agreed to be severed from the land, जिसको आप लैंड से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ये मेरी गुड्स की क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन। इस डेफिनेशन की एनालिसिस मैंने बताया था कि गुड्स मतलब हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। बस गुड्स में मनी, मनी कौन सा, जो अभी करंटली सर्कुलेशन में मनी चल रही है वो इन्वॉल्व। इसके अलावा एक्शनेबल क्लेम मतलब हम किसी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं कोर्ट में और वहां से हमें क्लेम मिल रहा है, वो यहाँ का पार्ट नहीं होता, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पार्ट होता है। ऑल वेल। फिर मैंने कहा ये जो गुडविल होती है, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब जब कोई बंदा बेचता है तो माना गया है कि ये सब कुछ गुड्स होता है क्योंकि ये सब मूव करता है। ऑल वेल। फिर मैंने आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बताया, सर गुड्स कितने टाइप के होते हैं। गुड्स मेरे 3 टाइप के होते हैं। एक मेरा एग्जिस्टिंग गुड्स होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वो गुड्स जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में होता है। दूसरा फ्यूचर गुड्स और तीसरा कंटिंजेंट गुड्स। सर जी फ्यूचर गुड्स मतलब वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त एग्जिस्टेंस में नहीं होता, फ्यूचर में बनेगा। कंटिंजेंट गुड्स मतलब अभी सेलर जिस गुड्स को बेचेगा ना बायर को, तो सेलर ये बोल रहा है, मान लो बायर आया, बायर ने कहा मुझे 2 साइकिल खरीद बेच दो, तो मैंने कहा मेरी साइकिल शिप से आ रही है, अगर शिप पहुंच जाता है तो बेच दूंगा, शिप नहीं पहुंचा तो नहीं बेचूंगा। मान लो शिप डूब गया तो नहीं बिकेगी। ऑल वेल। ये कंटिंजेंट गुड्स था। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ऑल वेल था। ठीक है मालिको। फिर हम लोगों ने इसके आगे थोड़ा सा जिंदगी में हम बढ़े। एग्जिस्टिंग गुड्स कितने टाइप के होते हैं, 3 तरीकों के, स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त आइडेंटिफाइड होता है, और एसर्टेन गुड्स वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त आइडेंटिफाइड नहीं होता, पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है बाद में आइडेंटिफाइड करते हैं। अनएसर्टेन गुड्स बल्क में रखा होता है, बल्क से चूज करेंगे, चूज करते ही वो एसर्टेन हो जाता है। ऑल वेल जी। फिर हमने बात करी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब, सेक्शन नंबर 4। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस इट मींस व्हेन वन पर्सन दैट इज सेलर transfers or agrees to transfers general property in goods to buyer for price is called contract of sale. All well जी, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है जी। तो इसकी मैंने एनालिसिस करवाई कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मिनिमम कितनी पार्टी चाहिए, 2, सेलर और बायर। सर यहाँ जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, बट जनरल, स्पेशल वाली नहीं। स्पेशल वाली कहाँ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। याद करो, मैंने आपको कोई चीज गिरवी रखी, उसका मालिक मैं हूं, लेकिन पैसे ना चुकाऊंगा तो वो सामान आप बेच दोगे, आपके पास स्पेशल राइट है। ऑल वेल। इन गुड्स मतलब सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए। फॉर प्राइस, प्राइस मतलब मोनेटरी कंसिडरेशन, हालांकि पार्टली एक्सचेंज और पार्टली मोनेटरी हो सकता है। समझ गए मालिको? ठीक है जी।
फिर हम लोग जिंदगी में आगे बढ़े, मैंने आपको बताया कुछ फॉर्मेलिटीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, इमीडिएट पेमेंट, सर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, फ्यूचर पेमेंट, सर इमीडिएट पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी, सर फ्यूचर पेमेंट और फ्यूचर डिलीवरी, ये चार तरीके सेल में हो सकते हैं। फिर हमने बात करी क्या डिफरेंस है सेल और एग्रीमेंट टू सेल का। सर सेल के अंदर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्यूचर में। सर सेल में कॉन्ट्रैक्ट का नेचर एग्जीक्यूटेड होता है और एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी होता है। सर सेल के अंदर सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि सेल सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स का हो सकता है, और एग्रीमेंट टू सेल में एग्जिस्टिंग और फ्यूचर दोनों गुड्स इन्वॉल्व होते हैं। सर सेल में बायर पे अधिकार जस्ट इन रेम का होता है, मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। एग्रीमेंट टू सेल में बायर पे अधिकार जस्ट इन पर्सोनेम का होता है, मतलब राइट अगेंस्ट ऑल, सॉरी ओनली सेलर। सर सेल में मान लो सेल हो गई, गुड्स सेलर के पास है और बायर इतने में इंसॉल्वेंट हो गया, तो बायर का इंसॉल्वेंट बायर का लिक्विडेटर सेलर से वो गुड्स ले लेगा क्योंकि ओनरशिप बायर के पास है, लेकिन कुछ पेमेंट पेंडिंग है तो वो करेगा। जस्ट इन पर्सोनेम में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल वेल। फिर दूसरा डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। सर सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, हायर परचेज में ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। सर सेल में क्या बायर गुड्स को रिटर्न कर सकता है, जनरली नहीं, हायर परचेज में यस कर सकता है। सेल में क्या बायर गुड्स को रीसेल कर सकता है, तो यस कर सकता है, हायर परचेज में नहीं कर सकता। ऑल वेल था। फिर हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन सेल, अच्छा एक और था, सेल में गुड्स की डिलीवरी हो सकता है फ्यूचर में ट्रांसफर हो, बट हायर परचेज में इमीडिएटली होती है। फिर था डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। सर बेलमेंट का मतलब क्या बताया था, बेलमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस और फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द गुड्स। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 8 भी है। तो बेलमेंट और सेल में फर्क क्या है, सर सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर करते हैं, बेलमेंट में एप्लीकेबल ही नहीं होता। सर सेल में गुड्स हो सकता है बाद में डिलीवर्ड करे, बट बेलमेंट तो गुड्स की डिलीवरी के लिए पैदा हुआ है। सर सेल हमेशा नॉन ग्रेचुअस होती है, मतलब सेल में पैसा इन्वॉल्व होता है, कंसिडरेशन होता है। बेलमेंट ग्रेचुअस भी होती है यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और नॉन ग्रेचुअस भी। सर सेल में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगता है और बेलमेंट में। फिर एक लास्ट डिफरेंशिएशन था, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल। मैंने कहा था सेल में गुड्स इन्वॉल्व होता है और वर्क एंड मटेरियल में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है। और एक और चीज बताई थी, जब भी किसी जगह पर सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा है, सेल की कम है, तो एंटायर ट्रांजेक्शन वर्क एंड मटेरियल होती है। फिर हमने बात करी डिलीवरी ऑफ गुड्स की, कितने टाइप की डिलीवरी होती है, तीन टाइप के डिलीवरी ऑफ गुड्स होते हैं, एक एक्चुअल डिलीवरी होता है, एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होता है और एक सिंबॉलिक डिलीवरी होता है। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब सिंपल, मैंने गुड्स उठाया और उठाकर आपको दे दिया, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। दूसरा कौन सा है, सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स। सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, सर मैंने आपको एक सिंबल पकड़ाया, एक सिंबल दिया, उसको आप सिंबॉलिक डिलीवरी बोलोगे। जैसे कि आप कहीं पर जाते हो कार लेने के लिए, तो वो आपको कार की चाबी दे देता है, तो चाबी इज द सिंबल दैट कि उसने कार की डिलीवरी आपको कर दी है। और तीसरा था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब होता है, ये वो वाली डिलीवरी होती है जिसमें एक्चुअली में गुड्स की पोजीशन नहीं चेंज होती, ओनरशिप चेंज हो जाती है। मेरे गोडाउन में मिस्टर एक्स का सामान है, एक्स ने वाई को बेच दिया, तो मैंने अपने गोडाउन में अपने रजिस्टर में एक्स का नाम काट के वाई का रख दिया, सामान आज भी वहीं रखा हुआ है। वाई ने कहा अभी मुझे नहीं चाहिए, बाद में ले लूंगा, लेकिन यह एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। ओके। फिर हमने बात करी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की, तो वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब होता है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो ओनरशिप के बारे में बताता है, ठीक है, जिसको आप ट्रांसफर बाय डिलीवरी कर सकते हो, डिलीवरी मतलब उठा के दे दिया, और इंडोर्समेंट कर सकते हो, इंडोर्समेंट मतलब उस पर चेंज करके काटा पीटी करके फिर देते हो। तो कितने टाइप के एग्जाम्पल है, एक मैंने बिल ऑफ लेडिंग बताया था शिप के लिए, डॉक वारंट पोर्ट के लिए, रेलवे रिसिप्ट, वेयर हाउस सर्टिफिकेट, स्टोर कीपर सर्टिफिकेट, और क्या था, वेयर फिंगर सर्टिफिकेट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट जिसमें बहुत सारे मॉडल्स थे, शिप, हवाई जहाज, ट्रक वगैरह। ऑल वेल। मेट्स रिसीप्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होती है, वो एक्नॉलेजमेंट होता है कैप्टन ऑफ शिप के द्वारा, और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है शेयर सर्टिफिकेट, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता।
फिर आज की क्लास में मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो गया तो ऐसे में अब क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। क्लियर था। फिर उसके बारे में मैंने बताया बाद में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सबसे पहला प्राइस, प्राइस क्या होगा, वो मॉनेटरी कंसिडरेशन होगा। और प्राइस कौन सेट करता है, तो पार्टी सेट करती है या थर्ड पार्टी भी कर सकती है, एग्रीड मैनर में, कोर्स ऑफ द डीलिंग में हो सकता है। थर्ड पार्टी जब भी प्राइस सेट करे और सेट ना हो पाए प्राइस तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा। मान लो थर्ड पार्टी को कोई रोक रहा है प्राइस सेट करने से, तो जो भी रोक रहा है वो लाइबल होगा। और मान लो कि बायर ने गुड्स यूज कर लिया है बट थर्ड पार्टी ने प्राइस सेट नहीं किया, तो अब बायर उसका रीजनेबल प्राइस देगा। रीजनेबल प्राइस होता है मार्केट प्राइस। और द लास्ट टॉपिक वाज कि क्या टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स में एसेंशियल होता है, यस। क्या प्राइस डिलीवरी ऑफ प्राइस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एसेंशियल होता है, जनरली नहीं होता। मतलब गुड्स की डिलीवरी आपको टाइम पर करनी है, नहीं कर पाए तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है और डैमेज ले सकता है। हालांकि पेमेंट अगर बायर ने लेट दी है तो सेलर सिर्फ उससे इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है और कुछ नहीं। और ये आपका यूनिट नंबर 1 का प्रॉपरली रिवीजन। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से।